यस, ये जो लॉन्ग रन LRAS है, एग्रीगेट सप्लाई, ये आपने कहीं पे भी नहीं, ये सिर्फ आपको इवैल्यूएशन में हेल्प करता है कि जब वो कहते हैं कि एडी बढ़ है, लेट्स सपोज, तो इन्फ्लेशन होगी नहीं होगी, इट इज ऑलवेज नेसेसरी, इट विल लीड टू इन्फ्लेशन, तो दिस इज एन आर्ग्यूमेंट दैट यू कैन पुट फॉरवर्ड के व्हाट डू यू कॉल इट, कि if the aggregate demand, if the economy is operating quite below its full employment level, तो इस केस में इन्फ्लेशन नहीं होगा। ठीक है, आप इवैल्यूएशन में लिख सकते हैं कि मतलब डिपेंड्स ऑन। इवैल्यूएशन में लिख सकते हैं, उसमें भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको, आप लेट सपोज किधर यूज कर रहे हैं, आप किसी भी पॉलिसी में यूज कर रहे हैं एडीएस एनालिसिस, आपने हमेशा शॉर्ट रन बनाना है। ठीक है, ये इधर एडी ठीक है लिखना सर। है, इधर एग्रीगेट सप्लाई लिखना है। आप लेट सपोज यूज कर रहे हैं किसमें, व्हाट डू यू कॉल इट, यस दिस इज एएस, एहसन खान, दिस इज एएस, आप उसमें यूज कर रहे हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में, डिमांड पुल कॉस्ट पुश में आपने हमेशा शॉर्ट रन का ही ग्राफ बनाना है। ठीक है, आई बात समझ में? ये एएस है, आ जाए, डू वी गेट इट? तो आपने हमेशा शॉर्ट रन का ही ग्राफ बनाना है। ये आपने सिर्फ एनालिसिस के लिए रखना है, या फिर अगर वो पर्टिकुलरली आपको कह देता है लॉन्ग रन एग्रीगेट, लॉन्ग रन में क्या होगा, तो फिर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, अदरवाइज आपने हमेशा यू ऑलवेज गो फॉर शॉर्ट। ठीक है, और मसले? जी मुस्कान, मिला है कुछ आपको? जी सर, मुझे एक वो बैलेंस बजट वाली एक मिला था तो। तो किधर है बताए ना। अक्टूबर नवंबर 2024। एक सेकेंड भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अक्टूबर नवंबर 2024, अक्टूबर नवंबर 2024 आ गया पेपर। वेरिएंट 2 2। टू टू, ये आ गया। ये वाली तो नहीं दी हुई मैंने केस स्टडी? कोलंबिया नहीं, ये तो चिली है कुछ। ये अच्छी लग रही है केस स्टडी। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 का पार्ट बी। 5 का पार्ट बी, assess whether achievement of a balanced budget should always be the main or macroeconomic objective। पहले बता दें बैलेंस्ड बजट क्या होता है। बैलेंस्ड बजट मतलब फिस्कल बजट की बात कर रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू टैक्सेस, इससे आपका डेट बर्डन नहीं बढ़ता। ठीक है, पॉजिटिव्स इसके लिख दें, डेट बर्डन नहीं बढ़ेगा। और बताएं, गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगी, ग्रोथ कंट्रोल रहेगी। लेकिन फिर आप बताएंगे कि बैलेंस बजट हमेशा नहीं है, कभी कभार बजट सरप्लस भी रन करना चाहिए। बजट सरप्लस किस सिचुएशन में रन करना चाहिए, कब रन करना चाहिए बजट? बजट सरप्लस का मतलब क्या है? कहीं क्रेडिटर होगा कॉन्ट्रैक्शनरी, जी से। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, वो भी लाना है, दोनों लाने हैं, ला सकते नहीं है, लाना है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का बेसिकली, और वो कब यूज होती है, उसका फायदे बता दें, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, और जल्दी करता है ये काम, और फिर इसके मसले बता दें, नेगेटिव्स आ गए। ठीक है, नेगेटिव्स इसके वही है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से बता दें। ठीक है, कि जीडीपी कम हो जाएगा, और फिर आप आ जाएंगे बजट डेफिसिट भी कभी कभी जरूरी होता है, और वो किस लिए होता है? बजट डेफिसिट इज बेसिकली वेयर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स taxes, and this is expansionary fiscal policy। ठीक है, पॉजिटिव्स भी बता दें और नेगेटिव्स भी बता दें। डू वी गेट दिस? एंड पे आप इवैल्यूएट कर देंगे कि मेन एम गवर्नमेंट का ये होना चाहिए, मेन एम ये नहीं होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है जी,
व्हाट? किसका? हाँ हाँ, क्लास के बाद पूछ जाते हुए, ठीक है। हाँ तो ऑलवेज नॉट ऑलवेज। Sir, हाँ can we? हाँ, ऑलवेज नहीं होना चाहिए। जी जी बोलें, करना है ये क्वेश्चन? सर ये एक अक्टूबर नवंबर 2023 का भी एक सवाल है। सर इसके फाइव। बाद एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी एक क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, आए जी जरा देखते सर हैं ये क्या कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। Is asking balance budget should always be a main objective rather than the main objective, and consequently analysis of importance of other government macroeconomic objectives is not essential. ठीक है, an analysis which directly compares strengths and weaknesses, which uses a balanced budget with a budget surplus and a deficit may gain access to level 3 full. समझ गए? फायदे नुकसान बैलेंस बजट के, फायदे नुकसान सरप्लस के, फायदे नुकसान डेफिसिट। आई बात समझ में? स्ट्रेंथ्स बैलेंस बजट में इंक्लूड स्टेबिलिटी होती है, डोमेस्टिक और इनवर्ड इन्वेस्टमेंट आती है स्टेबिलिटी जब भी होगी। लेकिन मसला क्या है, चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को वो नहीं कर सकता। बजट डेफिसिट क्या है, वो वही काम है उसके, और प्रॉब्लम्स भी बता दें। एनालिसिस ऑफ अदर गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में बी रिवॉर्डेड बट ओनली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बजट। एग्जांपल, अदर ऑब्जेक्टिव्स इज द सोल एम इज द बैलेंस बजट। ठीक है, वो वही कह रहे हैं कि बेसिकली बजट बैलेंस पे फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव्स पे बाकी के फोकस नहीं करना। इवैल्यूएशन में कुछ लिखा हुआ है, वरना कुछ नहीं होता। Overall assessment of whether the achievement of balanced budget should always be main government macroeconomic objective, हमेशा नहीं होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो एक्सपेंशनरी पे जाएं, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पे जाएं। This should also include an assessment of the difficulties of achieving other objectives against the desirability of a balanced budget। तो हमेशा आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बेसिकली नहीं अचीव कर सकते अगर आप अपना बजट बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलें इस पे देखते हैं, इन तीनों में से जो आप पूछ रहे हैं ना, सिलेक्ट कर लेते हैं एक और फिर एक को लिखते हैं जल्दी से स्पीड में। सर एक एक तो वो ये हो गया, अक्टूबर नवंबर 2023 का भी है एक क्वेश्चन। अक्टूबर नवंबर 2023 आ गया, ये आपके कहने पे ये आ गया। सर 5 का इसका बी कौन है सा सर है? पार्ट। सर 22 अक्टूबर नवंबर 2023 का वे पेपर 22 टू, है पेपर। ठीक है जी जी, ये आ गया, खुल गया। सर 5 कौन का सा है? बी पार्ट। 5 फाइव का का बी बी? पार्ट। इसमें क्या लिखना था मुझे, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था लिखने में बस पॉइंट्स। कर दो यार, ये तो ये मैंने लिखवाया हुआ भी नहीं है, ये तो हलवा है हलवा। नोट्स खोलो मेरे, उसमें लिखे हुए हैं सीधे सीधे। ये तो हलवा तरीन है, ये तो दुआ करो ये आ जाए। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था तुम्हें? इन्फ्लेशन सर के इसमें वो इंटरनल मसले बताओ। सर इसमें वो डोमेस्टिक इकोनॉमी को जो अफेक्ट करते हैं वो वाले पॉइंट्स लिखेंगे ना पहले इंटरनल वाले में। मसले बताओ, नेगेटिव्स बताओ पहले मुझे इन्फ्लेशन के। फिस्कल ड्रैग कर लो एक, परचेजिंग पावर और लिविंग स्टैंडर्ड कर लो, ठीक है। जी सर। तीसरा शू लेदर कॉस्ट, मेन्यू कॉस्ट कर लो, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। और एक और कर लो, चौथा और एक और कर लो, क्या कर ले, इनकम डिस्पैरिटी कर लो, ठीक है। ठीक है। एक ठीक फायदा है बता सर। दो, एक फायदा बता दो क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेल्थ सर। बढ़ जाती है। जी। फायदा पूछ रहा हूँ, वेल्थ बढ़ जाती है, या फिर आप ये बता दो कि डेट डेट बर्डन कम हो जाता है। अब मुझे बताओ एक्सटर्नल मसले बताओ, नेगेटिव्स बताओ इन्फ्लेशन के एक्सटर्नल। ये तो बहुत हलवा सवाल है। एक्सटर्नल किस पे डिपेंड करेगा? एक्सटर्नल से क्या है? बहुत सी बैलेंस ऑफ ट्रेड चीजें बताओ, एक्सपेंसिव हो जाएंगी। करेंसी डिप्रिशिएट बताओ, एफडीआई वगैरह कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, एफपीआई कम हो जाएगा, गेन हो जाएगा। वही ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया। एक फायदा बता दो, अगर तो वो पॉजिटिव हुई, इनइलास्टिक हुई, तो फिर आपकी बढ़ भी सकती ठीक है है, सर। वो वैल्यूएशन वैल्यू। अब आ जाए वैल्यूएशन में, इंटरनल ज्यादा बड़ा मसला है, एक्सटर्नल डिपेंड्स, कंट्री कितनी ओपन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम ट्रेड। ठीक है, अफगानिस्तान के लिए इंटरनल ज्यादा बड़ा मसला है, चाइना थाईलैंड जापान के लिए एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा बड़ा मसला हो।
ट्रेड करता ही नहीं है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या खराब होगा महंगाई से? बस वो हल्की फुल्की है ना, वो जीडीपी का बहुत छोटा परसेंटेज है। चाइना का तो, जापान का तो ज्यादातर एक्सपोर्ट से आ रहा है, उसके लिए एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा डेंजरस होंगे। फिर रिलेटिव प्राइस कंपेटिटिवनेस, कि रिलेटिव इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करेगा। अगर रिलेटिव इन्फ्लेशन बाकियों से कम है, फिर एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज इतने खतरनाक नहीं है। समझ आई? इस तरह डिसाइड करके आंसर लिख दे। बहुत, ये तो बहुत हलवा है। और बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये वाला क्वेश्चन एक समझा, अक्टूबर नवंबर 2024 का है अक्टूबर टू नवंबर 2020, सर, 2-3। नवंबर 2024 2-3, अक्टूबर नवंबर 2024 2-3। सर क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 का जी, हाँ जी, हाँ जी। Assess which policies are likely to be most effective in redistributing income। ये अच्छा सवाल, क्योंकि ये टेस्ट नहीं होता है, बहुत कम आता है, लेकिन है रटा। जल्दी से मुझे पहले तो पॉलिसियां बता दें, और असेस करना है उन पॉलिसीज को। शाबाश, वेरी गुड। रीडिस्ट्रीब्यूशन की यूनिट 3 के एंड पे किया था ये। Progressive taxes. ये प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन एक पॉलिसी है, National minimum wage. दूसरा है ट्रांसफर पेमेंट्स, तीसरा है, वो ट्रांसफर पेमेंट्स आ गए ना, Minimum. बिजनेस स्टडीज थोड़ी। मॉक्स चेक हो गया मैक्स मिनिमम प्राइस। मॉक्स, किसके मॉक्स? सर? हमारे मॉक्स कब के चेक हो गए? सर रिजल्ट मिल गया है। मिल गया होगा, मैंने तो कब का दे दिया। अच्छा जी, प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन आ गई, ट्रांसफर पेमेंट्स आ गई, मिनिमम वेज। कहीं मैंने मिनिमम वेज का एक पूरा क्वेश्चन भी देखा है, मिनिमम वेज का, और फिर आ गई डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये चार पॉलिसी हैं, चारों में से कोई 2 या 3 फुल उसका ऑपरेशन करने। मैं बताऊं, मैं होता तो मैं इसका ऑपरेशन करता। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अगर ग्रिप है, अगर ग्रिप है तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स आपकी मर्जी है। एटलीस्ट 2 पॉलिसीज को करना है, 3 को कर लें तो 3 को करना चाहते हैं 3 को कर लें। ये ले, ये यूनिट 3 है, यूनिट 3 का एंड है। क्वेश्चन पेपर इज अक्टूबर नवंबर 2024 2-3। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। तो इनमें से कोई सी 3 का ऑपरेशन कर दें। ठीक है, Sir, यस sir, एक और क्वेश्चन है। जी। मई जून 2022 का है, क्वेश्चन 2022 4 जी। 2022 तो पुराना पेपर है। अच्छा सर, प्रोटेक्शनिज्म का एक था आपकी टॉपिकल। ठीक है, बताएं। 2022 नहीं होगा मेरे टॉपिकल में, 2022 नहीं होगा। अच्छा, वेरिएंट क्या बताएं? अच्छा वो सॉरी 2023 है, माय बैड। हाँ, 2023 है। 2023 है, क्योंकि मेरे वेरिएंट में तो वो हो नहीं सकता। अच्छा, मई जून 23 और मई जून वेरिएंट 2 है, क्वेश्चन 4 भी। वेरिएंट 2 का 4B। Protection is the best way to correct a deficit of the current account of the balance of payment। हाँ जी, क्या होगी वैल्यूएशन किस लास्ट वाले? से जो एक यार, एक तो स्पीड इतनी है ना क्वेश्चंस की, तुम लोग मुझे भी पागल कर रहे हो। हाँ, मुझे पूरी करने दें एक दफा। हाँ जी, मोस्ट इफेक्टिव एक सिलेक्ट कर लो, उसकी फिर डिटेल में जाना पड़ेगा। जल्दी से बताओ, ट्रांसफर पेमेंट्स की 2-3 तारीफें बता दो जल्दी से, तारीफें बताओ जल्दी से। ट्रांसफर पेमेंट गरीबों को डायरेक्ट करती हैं, डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। किसको? डायरेक्टली पुअर को इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, पुअर टारगेट हो सकते हैं, टारगेटेड, टारगेट करके पॉवर्टी को कम कर सकती है। व्हाट एल्स? और बताएं, ट्रांसफर पेमेंट का फायदा क्या है?
गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है, ये नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल। अगली बात बताएं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अफोर्डेबिलिटी, वो तो हो ही गया ना, उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, बस उसकी एप्लीकेशन बता दें, एग्जांपल्स बता दें, इसकी एग्जांपल्स बताएंगे तो पॉजिटिव में वो भी काउंट होगा, ठीक है। हमजा नासिर को क्या हो गया, कितने हमजा नासिर है? नेगेटिव बता दें जी जल्दी से, ट्रांसफर पेमेंट्स के नेगेटिव्स, मसले बर्डन बताओ। ऑन गवर्नमेंट। कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंप्लेसेंट हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, डिसइंसेंटिव टू वर्क, वेले बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं गवर्नमेंट्स के ही खाएंगे, डिसइंसेंटिव टू वर्क। दूसरा, वो उन चीजों को सही तरह लगाए ना, जिस तरह फूड कूपन्स देते हैं तो वो आगे फूड कूपन्स बेच देते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन फेलियर या परसुएसिव इफेक्ट तब भी नहीं होता, वो फिर भी कुछ काम नहीं करते। नहीं, ये तो उन्हीं को मिलेगा ना। हाँ, वो पेंशन, स्टेट पेंशन हर किसी को मिल जाती है, तो वो फिर अमीर भी हो सकता है ले ले, तो उसको इतना फायदा नहीं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर किसी एक को, लेकिन फूड कूपन तो दिए गरीब को जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिए गरीब को जा रहे हैं, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ले जी, ये हो गया इसका ऑपरेशन। मिनिमम वेज, मिनिमम वेज के फायदे बता दें, बोले खर्चा नहीं है, ठीक है, और वेजेस को ऊपर कर देती है, आई बात समझ में? वेजेस बढ़ जाती हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, वही सारी गेम, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, चीजें खरीद सकेंगे। डायरेक्ट टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन पे, उस पे भी लिख लेते हैं, पहले ये करें ना, एक पे एक वक्त में एक करें। वेजेस बढ़ जाएगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, और बताएं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ लिंक कर दें इसको। नेगेटिव क्या है, मिनिमम वेज का क्या नेगेटिव है? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होगा? सर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा मसला इसका अनएम्प्लॉयमेंट का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा मसला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है फर्म्स के लिए। तीसरा सबसे बड़ा मसला है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड लिविंग तो फायदा हो गया ना। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट को फर्दर इलास्टिसिटी पे भी बता सकते हो, जितना इलास्टिक होगी उतनी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। इसमें क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? इन्फोर्समेंट कॉस्ट होगी। इसमें कौन सा पैसा लग रहा है गवर्नमेंट का? इसमें इन्फोर्समेंट कॉस्ट है कि हर कोई दे भी रहा है या नहीं। जब भी आप प्राइस या वेज के साथ बिल्कुल पी मैक्स पी मिन की तरह है ना ये। डायरेक्ट प्रोविजन की हमें पहले ही पता है 200 दफा, और एंड पे एवेल्युएट कर दोगे, डिपेंड करेगा। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे हैं फिर तो ट्रांसफर पेमेंट ठीक है, बेस्ट है। अगर पैसे नहीं है तो फिर ना डायरेक्ट प्रोविजन ठीक है, ना तो गवर्नमेंट के बजट पे डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट के पास बजट कितना है। एक तो ये होगी इवैल्यूएशन में चीज, और क्या होगा? क्विकली, कौन कितना जल्दी, टाइम पीरियड, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरह, यस। इनमें हम मैक्रो के कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, या इस तरह कुछ हम वो कर दिया आगे फर्दर। उसको इलैबोरेट कर सकते हैं कि ओवरऑल मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ओवरऑल मुल्क में मैक्रो इन्फ्लेशन के बढ़ जाएगी, टॉपिक्स में बिल्कुल। टच कर हाँ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लिख तो आप सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन बहुत ज्यादा फिर आपने उसको डिटेल में खींचना नहीं। सर हम ये लिख सकते हैं कि मिनिमम वेज तो सिर्फ सबको ही फायदा करेगा, अमीर को भी गरीब को भी कोई हाँ, फायदा मिनिमम नहीं वेज अमीर गरीब सबके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने के। तो इस तरह की चीजें आपने कंपैरिजन करना है बेसिकली। इन पॉइंट्स के बेसिस पे जो भी आपने लिखे हैं उनको कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है उनका, और एटलीस्ट टू, कम से कम 2 को करना है। सर वो दो भी होगा ऐसे के ऊपर मतलब थोड़ा ज्यादा लिख सके ना। मैं तो लिखूंगा ट्रांसफर पेमेंट्स पे, मिनिमम वेज पे, और मैं 3 पे जाऊंगा इसमें, डायरेक्ट प्रोविजन। यस, लिखा तो उस पर भी जा सकता है, हाँ, प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन पे भी लिखा जा सकता है, और लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे बेहतर ये 3 जी। अच्छा, अब आ जाएं, क्या कह रहे हैं आप लोग? सर मार्क्स के मार्क्स कहाँ मिले हैं वैसे? कहाँ मिलते हैं भाई मॉक्स के मार्क्स? पता नहीं, मैसेज होता है घर पे मैसेज आता है भाई। सर मुझे मैसेज ही नहीं मिला, मैं चेक कराता हूँ। चेक कर लो, अकेडमी को कॉल करके पूछ लो। वैसे यहाँ पढ़े हुए हैं, अगर कोई दोस्त तुम्हारा कोई तुम्हें बता दे तो इसके मार्क्स इसको बता दो। तो इसका नंबर है तुम्हारे पास?
इसके पास है, ये बता रहे तुम्हें, ये लो। हाँ जी, ये तो फजूल था, इंटरनल एक्सटर्नल का कोई फायदा नहीं। बताएं, जल्दी करें, क्वेश्चन लिखें, फिर कुछ करें। कौन सा क्वेश्चन करें? अभी तक नहीं सर करे? वो जो बजट वाला कराया था। बजट वाला? बजट वाला किधर गया? ये बजट वाला हो जाए, चलें जी, फिर ये हो जाए। यस, देख लेते हैं। हाँ, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। मेरी अपनी खराब है। लेट चले जाएंगे, बस 9:30 मेरा पेडल का मैच है, मैंने उसमें पहुंचना है। अच्छा जी, यार अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना है। अभी बताते हैं सारा कुछ। अच्छा जी, ये ईयर है, किधर गया? एक सेकंड, मैं जरा क्रॉप करके इसको ले जाऊं। सर सर इक्विलिब्रियम और डिस इक्विलिब्रियम का कोई सवाल है अभी तक? इक्विलिब्रियम के सवाल आए हैं, क्यों नहीं आए? बिल्कुल आए। डिस डिस इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पे पर्टिकुलर सवाल, हु आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? अच्छा ठीक, जय, ले ले क्या? हाँ ले। सवाल किधर गया है? सवाल ही गायब हो गया है। अच्छा ये, हाँ, एक सेकंड, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ सब कुछ। पांच पेपर भाईजान है, ये कौन सा आपका? ये है जी, अक्टूबर नवंबर 2024 टू टू। अक्टूबर नवंबर 2024 टू टू। अक्टूबर नवंबर 2024 5 का भी 6 होता ही नहीं, टू टू। बिजनेस ही सारी तुम इधर जा रहे हो। Assess whether the achievement of a balanced budget should always be the main aim of main government macroeconomic objective. जरा पहली लाइन देख लें। चलिए जी, शुरू करते हैं। फिस्कल बजट, फिस्कल स्लैश गवर्नमेंट बजट consists of government expenditure and revenue mainly collected from tax receipts. These two tools are used to achieve different macroeconomic objectives, such as tax receipts, economic growth, low and stable inflation, इकोनॉमिक ग्रोथ, लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, और क्या होता है भाई, एक बार बता दें। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, लो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। लें जी, अभी तक कोई नंबर नहीं आया, सिर्फ हमने अपना टाइम जाया किया।
हाँ सर बाइंग नॉलेज के पॉइंट्स नहीं होते इसमें मार्क्स? कुछ पास नहीं होते, नहीं होते, सब मतलब बस आप एवी बस उनको लेकिन एक्सप्लेन जरूरी करने के है लिए, आंसर स्ट्रॉन्ग बहुत। करने के लिए कर रहे हैं। हाँ जरा थोड़ा सा आंसर की स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन जरूरी इंटर है, पैरा इतना सा है। इतना एटलीस्ट आपने करना है। ठीक है, इतना एटलीस्ट आपने करना है ताकि एक जरा मोमेंटम बने, पता भी तो चले ना, कभी कभार इंप्रेशन भी पड़ेगा और देगा भी नंबर, हो सकता है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में आपने 12 मार्कर में देखा होगा कि कोई एक आधा नंबर नॉलेज का वो लाजमी दे रहे, कोई ऐसी चीज। हाँ उस तरह नहीं होगा कि ये लिख दिया आपको एक नंबर मिलना ही मिलना, जनरली वो एक इमेज बनता है ना, समझ रहे हैं? लेवल मार्किंग में आपका एक जनरल इमेज बनेगा कि लेवल 3 का आंसर था, तो उसमें वो असेस करेगा। ये नहीं है कि आपने ये डेफिनेशन लिख दी जिस तरह 8 मार्कर में होता है तो आपको एक नंबर मिलेगा, ये लिख दिया तो 2 नंबर मिलेंगे। लेवल मार्किंग डजंट वर्क लाइक दैट। अच्छा जी, आ जाए अब सीधा बात पे आए। अ बैलेंस्ड बजट is when government expenditure is equal to government expenditure is equal to uh, tax revenue. This implies that there is neither any deficit or a surplus. If such is the case, an advantage is stability in the economy. Inflation rate and GDP are likely to be stable and not affected by government's fiscal policy. Such stability instills certainty. इसका मतलब क्या है? इंस्टिल होता है जब, इंस्टिल क्या होता है? इंस्टिल किसी के दिमाग में एक बात बिठा देना, इम्प्लाई करना, कुछ इंस्टिल कर देना, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया इंस्टिल कर दिया, समझ रहे हो? Such stability instills certainty in, लाइन ही बोलिए, such stability instills certainty in the overall economy, further fueling investments, both domestic and abroad. Domestic and from abroad, example, foreign direct investment. Furthermore, तीन चीजों का एनालिसिस करना है तो थोड़ा छोटा लिखना है, दो दो बहुत है। फर्दरमोर, एक और फायदा बता दें बैलेंस बजट का, ना कोई डेट चढ़ेगा और ना कोई वो होगा, क्या ख्याल? फर्दरमोर, एक हाँ, फर्दरमोर बैलेंस्ड बजट does not increase any debt burden on the government. क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? अब मसलों पे आ गए। मसला क्या है इसका? However,
balanced budget does not help achieve any major economic objective such as growth or reducing inflation. On the other hand, आज एक और क्लास मुझे कह रही थी कि आप बहुत ज्यादा लिखवाते हैं लेंथ में, सही कह रही थी, तो अब मैंने छोटा लिखा इतना। वैसे मैंने भी उनको ये बोला कि लिख, क्वांटिटी नंबर देगी आपको, लेके देगी। अच्छा जी, ऑन द अदर हैंड मसला क्या है? ऑन द अदर हैंड दूसरा आ गया, अब बजट सरप्लस, ब्रैकेट में बजट सरप्लस का क्या मतलब है? टैक्सेस ज्यादा है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ये मैक्रो है, 5 का बी है। नहीं नहीं, ये 5 का बी क्या होगा? सॉरी। ऑन द अदर हैंड बजट सरप्लस कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी वेयर, क्या हो गया, रेस क्यों हो रहा? वेयर टैक्स रेवेन्यू exceeds government expenditure helps the government control। सर आप पहले भी इम्पोर्टेंट समझा रहे हैं। नहीं, मैं अब उसका बस डायरेक्ट फायदों पे जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने बता दिया है क्या, और फिर मैं सीधा फायदे नुकसान कर रहा हूँ। तो ये फिर आप एवेल्युएशन में करेंगे कि हाँ जरूरी है हमेशा या नहीं? जाहिर बात है, वो तो सिर्फ एवेल्युएशन में होगा। अभी तो एनालिसिस में तो हमने कंपेयर करना ही नहीं है। एवेल्युएशन में जाके हमने बताना है कि ऑलवेज मेन एम होना चाहिए गवर्नमेंट का या नहीं। सर ऐसे भी तो हो सकता था ना, वो किसी और ऑब्जेक्टिव के साथ इसको कंपेयर करने को बोलते, फिर हाँ, उसमें नहीं दूसरे नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं का अलग पैराग्राफ होना था। नहीं नहीं नहीं, यही तो वो बता रहे थे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं, ठीक है। हमने भी जब पहले मैंने पढ़ा, मुझे थोड़ा सा लगा कि भैया ऑब्जेक्टिव की तरफ है, लेकिन नहीं, फिर मैंने कहा ये क्वेश्चन उसका नहीं है। असेस क्या करना है? असेस, देखिए असेस क्या है? असेस शुड आई ड्राइव फास्ट या नहीं, फायदे नुकसान। तो असेस क्या करना है? उसने कहा असेस बैलेंस्ड बजट एम होना चाहिए मेन या नहीं, तो बैलेंस बजट को असेस करना था। तो फिर उससे ऑब्जेक्टिव्स मुझे को पता चला ज्यादा नहीं ऑब्जेक्टिव्स को होगा। असेस नहीं करना, ठीक है ठीक है मेन ठीक। फोकस आपने किस पे रखना है? बैलेंस्ड बजट पे। सवाल को पढ़े कि असेस किस चीज को करना है, किस चीज के फायदे नुकसान बताने, ठीक है। Where tax revenue exceeds government expenditure helps the government control demand pull inflation in particular high taxes and low government expenditure, high taxes and low government expenditure reduces aggregate demand। सर जी, बैलेंस्ड बजट सरप्लस की जगह बजट डेफिसिट को भी डिस्कस कर सकते हैं। बी नहीं करना है। बैलेंस बजट वो कह रहे हैं हमेशा रखना है, तो दूसरी साइड पे क्या है आर्गुमेंट की कि नहीं बैलेंस बजट नहीं रखना, कभी कभार आप सरप्लस भी रखते हैं मेन एम अचीव करने के लिए, क्योंकि बैलेंस बजट से तो पर्टिकुलरली कोई एम अचीव नहीं हो रहा सवाई स्टेबिलिटी के, और वो कोई मैक्रो इकोनॉमिक एम नहीं है, समझिए बात की। तो मेन एम मैक्रो इकोनॉमिक एम जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना, तो
ठीक है, वो तो अचीव ही या सरप्लस से हो रहे हैं या डेफिसिट से हो रहे हैं या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से हो रहे हैं। लिखना है, लिख सकते नहीं है, लिखना है। डेफिसिट भी लिखना है, सरप्लस भी लिखना है, वरना तो सरप्लस और डेफिसिट से ही तो अचीव हो सकता है, वरना बैलेंस बजट से तो कोई एम इन पर्टिकुलर नहीं अचीव हो रहा। समझ आई सर बात और की? अगर बजट सरप्लस को मेंशन सर अगर बजट सरप्लस को मेंशन ना करे और सारी खाली कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का नाम लेके एक्सप्लेन कर दें चल जाएगा काम। मार्क्स। मतलब एक दफा बता देंगे बजट सरप्लस का मतलब ये है। ठीक। जिसको पता होगा कि बजट सरप्लस कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी वही बताएगा ना, वरना तो वो रीड ही नहीं कर सकेगा, ऐसे नहीं कर सकेगा। पता होना चाहिए बजट सरप्लस क्या है और बजट डेफिसिट क्या है। हाई टैक्सेस एंड लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस एग्रीगेट डिमांड लीडिंग टू फॉल इन एवरेज प्राइस लेवल्स। फॉर एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसिंग, क्या हो गया है, experiencing high rates of inflation or operating at its full potential can control inflation by running a government surplus. Another advantage of a budget surplus is that debt servicing can be done. Debt servicing can be done. The surplus allows the government to easily pay off loans taken from the private sector previously. यस, उतार सकते हैं, सरप्लस है ना, तो जो पुराने उधार लिए में वो वापस कर सकते हैं। However, नहीं, बजट सरप्लस, however a budget surplus, मसला क्या है बजट सरप्लस में, जीडीपी गिर जाएगा। However a budget surplus would lead to fall in aggregate inflation को तो कम किया ना। क्या लिख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्यों ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चले, हाँ लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, लेकिन ना लिखें तो बेहतर है, बस एडी का सिंपल पता है। However, a budget surplus would lead to a fall in aggregate demand, which further reduces GDP and employment levels in the economy. अच्छा, बजट सरप्लस का एक और भी है, अगर तो प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेस है तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, बजट सरप्लस का एक और फायदा था क्या, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अनदर एडवांटेज, ये हम वैसे मैं आपके लिए बात अलग से लिख रहा हूं, was income redistribution. If distribution, if क्या है,
अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, समझ आई बात की? तो इनकम भी तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ज्यादा पैसे ले लेंगे फिर बाद में खर्च कर लेंगे। फर्दर रिड्यूसेस जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन द इकोनॉमी। एक और फायदा ये है कि ऐसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आप रख लें और बाद में आप डेवलपमेंट पे लगा दें, बाद में लेटर ऑन जब जरूरत पड़े उसके लिए आप एक तरह से पैसा स्टोर कर लें या रिजर्व्स अपने इंक्रीज कर लें, गोल्ड रिजर्व्स कर लें increase। ठीक सर है, हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट आएगी इकोनॉमी में। क्या हो गई है? सर इन्वेस्टमेंट आएगी इकोनॉमी में। किस तरह से? सर क्योंकि यूजुअली वरना स्ट्रक्चरल डिफिसिट जो नहीं है इकोनॉमी में, और वो ज्यादा कमा रहे हैं जितना हाँ ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस ऐसे ठीक। कह सकते हैं, लेकिन बहुत सॉलिड नहीं है, ये ज्यादा सॉलिड था, ये जो दो हमने लिख दिए हैं और ये जो आखिरी वाला था ये ज्यादा सॉलिड। देखो फिर तुम वही बात कर, मैंने तुम्हें क्या कहा है, फोकस ड्रा करो बेसिक्स पे। बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम डिस्पैरिटी, इनके ऊपर प्ले अराउंड किया करो। ये सबसे मैक्रो में हमेशा याद रखा कर, अपनी तरफ से लंबी साइंस से ना सोचा कर। A budget surplus would lead to a fall in AD, which further reduces GDP and employment levels in the economy. ये तो हमने पूरा लिख ही दिया, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड ना करें? और क्या मसला है बजट सरप्लस का? डिसइंसेंटिव टू वर्क। क्या बात कर दी है, जिंक्स हो गया। हायर टैक्सेस may also lead to disincentive among workers while low government expenditure may फिर ये हो सकता है कि overshadow। आइडल रिसोर्सेज को आइडल रखने का मतलब पैसे आइडल रखेंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि आप हाँ, में ओवर उसी से मिलता जुलता है ना। मैंने लिखा है while टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्या है? while लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ओवरशैडो मतलब उसको ऊपर, ओवरशैडो एनी पोटेंशियल gains by government expenditure by investing in infrastructure, education and healthcare। सर कैपिटल फ्लाइट लिख सकते हैं। कैपिटल फ्लाइट क्यों होगी? टैक्सेस ज्यादा होने की वजह से? हाँ बहुत हो ज्यादा सकता हो है, गया। हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया। तो अब एफडी एफपीआई भी कम हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। टैक्सेस लिख ज्यादा सकते हैं, लेकिन और लिखना नहीं है क्योंकि अभी हमने बाकी तीसरी साइड पे जाना है। सर अगर ये टैक्सेस रिग्रेसिव होंगे इनकम गैप भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिखना नहीं है, बस बहुत हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट कम लिख चुका एंड लो एम्प्लॉयमेंट reduces the GDP and employment level। अच्छा जी, अब तीसरी साइड पे आने, थर्डली ये नुकसान आ गया। किसके आए ना? तुम नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे, तुम नहीं पढ़ रहे भाईजान। हमने बैलेंस्ड बजट के फायदे लिखे, नुकसान लिखे। मैंने क्वेश्चन दूसरा पढ़ा था, आपने पढ़ा ठीक है। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ मुझे क्वेश्चन एक तो पढ़वा बस। ये क्वेश्चन तो आप बताएं मुझे, रोके पहले रोके, क्वेश्चन पढ़े बहुत से। किस सेंस? स्पेसिफिक से मुराद स्पेसिफिक है, अच्छी बात है। हाँ तो देखे ना, टैक्स आपका सरप्लस है तो आपने टैक्स रेवेन्यू टैक्स बढ़ाया ना, तो उससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होगा। टैक्सेस बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ वो तो आपने तो क्रिएट करना है ना एक पॉइंट, दूसरा तो हर चीज में एक डिफरेंट नहीं। thirdly the government can also run
a budget deficit expansionary fiscal policy where the government expenditure exceeds tax revenues. Where the government expenditure exceeds tax revenues. This helps stimulate growth in the economy and is often practiced when there is the recession. Reduce taxes, increase incomes, leading to higher consumption, expenditure, and investment by firms. Along with higher government expenditure, क्या होगा? The aggregate demand is likely to increase, leading to an increase in GDP and hence employment. Increase in GDP and hence employment levels in the economy. However, अच्छा जरा उस एक सेकंड, एक चीज थोड़ा सा जो हम हल्का सा एक गड़बड़ है क्या कि बार बार ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी थी. Increase in GDP and hence employment levels in the economy. Two major macroeconomic objectives of the government. तो ये दो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट के आ गए. ठीक है. हाउएवर मसला क्या है? हाउएवर a deficit तो इंटरनेशनल डेट है, ये डोमेस्टिक डेट वो इससे लिंक नहीं. गवर्नमेंट का बजट डेट और है और जो इंटरनेशनल डेट है वो और है, नेशनल डेट जिसको कहते हैं. However, a deficit is likely to lead to government borrowing. This does not only increase debt on the government, but also hinders its ability to provide merit, public and essential goods. फिर इसमें वो आ सकता है वो जो आपने एक दफा वो नोट्स में कराया था कि क्राउड वो उसको कर देती है कि क्राउडिंग गवर्नमेंट आउट, बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी क्राउडिंग आउट पे डाल सकते हैं, डाल देते हैं तो बल्कि. स्ट्रक्चरल डिफिसिट का भी लिख सकते हैं इधर. रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग.
मोर ओवर, सर जी जी, सर स्ट्रक्चरल डिफिसिट का लिख सकते हैं इधर? वो वैल्यूएशन में ना लिखें, ठीक है। वो वैल्यूएशन के लिए छोड़ते हैं कि रीजन क्या है डेफिसिट का, रीजन पे डिपेंड करता है कि डेफिसिट है या किस किस्म का। मोर ओवर, हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर may also crowd out private sector investment as borrowing by the government may lead to higher interest rates. बस बहुत है, ये हो गया हमारा क्या, कितना पेज हुए, 2 पेज, दो से ज्यादा, हाँ जरा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वो मैं झूठ बोल रहा था। मार्क्स नहीं है क्वांटिटी के, लेकिन हाँ मार्क्स होने चाहिए, लेकिन नहीं है क्वांटिटी के, लेकिन क्वालिटी आती तब है जब क्वांटिटी आएगी। ना करो यार, तो एवेल्युएशन फिर वो मजा नहीं ना आता, क्वेश्चन टूट जाए दरमियान में फिर मजा नहीं आता। मैंने खुद पहुंचना है, मैंने खुद पहुंचना है, ये DH1 वाला। अच्छा जी, assess whether achievement of balanced budget should always be the main government macroeconomic objective। ठीक हो गया जी, जबरदस्त हो गया, हमने एनालिसिस बहुत बेहतरीन लिख दी है इसका, बल्कि ज्यादा ही बेहतरीन लिख दी। थोड़ा सा आप इसको कट डाउन भी कर सकते हैं, लास्ट लाइन देख लें, फिर इवैल्यूएशन आना लिखी। चले इवैल्यूएशन हम इस तरह डिस्कस कर लेते हैं कि करना क्या, जल्दी करें पॉइंट्स में सर इवैल्यूएशन। वैसे लिखवा देंगे तो मतलब जल्दी फ्लो में लिखवा दें, हो नहीं जाएगा? 5 मिनट ही लगेंगे hardly। क्या बात करते हैं, चले जल्दी आए तो लिखते हैं। वो कहता है कि whether achievement of a balanced budget should always be the main of the macroeconomic objective। बैलेंस्ड बजट मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है बैलेंस्ड बजट। वही बात है ना, इस क्वेश्चन की वर्डिंग भी कुछ अजीब सी है, बेवकूफों वाली है। मेन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था मेन टूल टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये तो पॉलिसी है बेसिक। बैलेंस्ड बजट हमेशा होना चाहिए, हमेशा याद रखें इवैल्यूएशन का लफ्ज है। अब कर देते हैं हम एक जनरल कंपैरिजन, ठीक है। whether balanced budget or surplus slash deficit should be the main aim of the government depends on various factors such as economic conditions, level of employment, and priority among different objectives. For example, if the economy is operating at full employment and experiencing
and experiencing inflation. In such a case, the government must run budget surplus to reduce inflation. If the economy is operating with spare capacity, along with high levels of unemployment, then the government must have budget deficit to stimulate growth. Balanced budget although leads to stability, may fail to achieve any major macroeconomic aim. It must be noted that सही, इतना बड़ा सवाल हमें 24 मिनट में लिखना पड़ेगा। जी, अगर डिस्टिंक्शन लेनी है। It must be noted that few economies may be unable to have balanced budget. For example, if they face structural problems leading to low taxes, hence from the comparison above, it can be concluded what can be concluded? Question को लिखें दोबारा. Achievement of a budget by a balanced budget should not always be the main aim. चलो बस ठीक है. Concluded that achievement फिर बैलेंस बजट के अगेंस्ट हम इवैल्यूएशन में ये पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिसी टूल्स हैं टैक्सेस और एक्सपेंडिचर वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स होते, तो अनरियलिस्टिक है बैलेंस बजट अचीव करना। हाँ, थोड़ा सा मैंने यही कोशिश की है ना एंड पे कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं फिर तो बैलेंस बजट अनरियलिस्टिक है, वैसे भी नहीं होगा चाहिए. ठीक है, थोड़ी सी वही कोशिश की है हमने हल्की सी, लेकिन आपका भी अच्छा पॉइंट है क्योंकि वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है तो वो नहीं करेंगे. It can be concluded that achievement of a balanced budget क्या था? should not को हाईलाइट कर देते हैं. should not always be
द मेन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। लें जी, हल्के फुल्के नंबर आ जाने चाहिए। जल्दी से देख लें एक दफा एंड पे हमने क्या किया। ये हमने कुछ भी नहीं किया, ये ऐसे ही हमने टाइम जाया किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने फायदे बता दिए किसके, बैलेंस्ड बजट के, ठीक है। और फिर हमने ये नेगेटिव बता दिया किसका, ये फायदे आ गए बैलेंस बजट के, ये नेगेटिव आ गया बैलेंस बजट का। फिर हमने सरप्लस के फायदे और सरप्लस का नेगेटिव आ गया। फिर हमने डेफिसिट के फायदे और डेफिसिट का के नेगेटिव्स आ गए। यहां से हमारी इवैल्यूएशन शुरू हो गई। कोशिश हमने की कि एनालिसिस हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन आपको पता है मैं देता नहीं है 8 में से 8। ये भी ठीक ही था, लेवल 2 आ जाना चाहिए, दो तो आएंगे। वो भी नहीं ना देता, यही तो मसला है। अच्छा अच्छा आंसर है, मुझे मजा आया। चलें जी, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। किस चीज में, पता चलने में कि लिखना क्या हो। अगर आपको वो पता चल जाए कि लिखना क्या है, क्लिक हो जाए, तो बस फिर सीन ऑन। चलेंगे, दिस इज बेबी स्टॉप फॉर